ग्रुप टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक। यानी कुछ टाइम बाद ये डीके होना स्टार्ट कर देगा और बाकी जो 5 है वो नॉन रेडियो एक्टिव। अल्कलाइन अर्थ मेटल हम इसे बोलते हैं बिकॉज दे कैन रिएक्ट इजीली विद वाटर, एक्सेप्ट अगर बेरिलियम छोड़ दें अपन तो दे कैन रिएक्ट विद वाटर एंड देन फॉर्म अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड्स। बेरिलियम थोड़ा एक्सेप्शन है कि बेरिलियम जो है वो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। तो हम चाहें तो ये बोल सकते हैं कि बेरिलियम जो है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि नाम इनका कैसे पड़ा है कि अल्कलाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं, जैसे फॉर द एग्जांपल मैं Mg की रिएक्शन वाटर से करा दूं तो इट फॉर्म्स MgOH होल ट्वाइस, बेसिक हाइड्रोक्साइड। या तो मैं इसे बेसिक नाम दे दूं या अल्कलाइन नाम दे दूं। तो एक्चुअली अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड की वजह से इनका नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्थ में ये इनका अकरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन्हें हम बोलने लग गए हैं अर्थ मेटल, ठीक। जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इनका देखें तो आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इनके पास यहाँ पर या आउटर मोस्ट शेल बोल दूँ मैं इसे, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे दे विल अटेन कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैस। अगर नोबल गैस जैसे हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, इसका मतलब इनकी टेंडेंसी केवल 2 इलेक्ट्रॉन देने की है। तो दे फॉर्म डाईवैलेंट आयन। डाईवैलेंट आयन का मतलब ये है कि इन पे चार्ज क्या है +2, ठीक। अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों देते हैं, क्योंकि अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे देखूं तो Mg से मैं पहले बना रहा हूं Mg+, उसके बाद मैं बना रहा हूं Mg+2, ठीक है। इस एनर्जी को मैं बोलूंगा I1, इसे मैं बोलूंगा I2, और अगर मैं आगे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो दिस इज कॉल्ड एज I3। एज सून एज इट अटेन्स कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियरेस्ट नोबल गैस, ठीक है, ये Np6 में हो जाएगा नोबल गैस जैसा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। जब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन निकालना जो है यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन को ही यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई दे अटेन +2 स्टेट डाईवैलेंट आयन। तो हमने लिखा है कि I2 तक ही हम इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, I3 इज वेरी वेरी हाई। वेरी हाई इसलिए है क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा हो गया है, स्टेबल हो गया। हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की। इफ यू मूव डाउन इन द ग्रुप इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस। उसका कारण हम ये बोलते हैं कि जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में तो n का नंबर बढ़ने लग जाता है, n मतलब शेल, और जैसे ही शेल बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करने लग जाएगी। अगर हम एक सेम पीरियड में साइज का कंपैरिजन करें तो सेम पीरियड में रूल ये है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, इधर जब हम जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ने लगेगा और उससे रेडियस डिक्रीज होने लग जाएगी। तो अगर मैं सोडियम का कंपैरिजन मैग्नीशियम से करूं तो सोडियम का रेडियस ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का कम होगा। तो आई हैव रिटन साइज ऑफ सेकेंड पीरियड, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट इज लेस देन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इन द सेम पीरियड। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इन द सेम, अपीयरेंस इनका सिल्वरी व्हाइट है। दीज आर हार्डर देन द फर्स्ट ग्रुप। हार्डर होने की वजह से दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, और उसका कारण हम बोल रहे हैं कोहेसिव एनर्जी। कोहेसिव एनर्जी इज मोर ड्यू टू द मोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कोहेसिव एनर्जी कैसे ज्यादा है कि जैसे फॉर द एग्जांपल मैं Na+ मेटल की बात करूं तो Na+ और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा, इसलिए मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। लेकिन मैग्नीशियम में अगर मैं देखूं तो Mg+2 होगा और इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे वैलेंसी शेल से, तो इसका अट्रैक्शन इन दोनों के साथ है। अगर हम बात करें कि ज्यादा स्ट्रेंथ से कौन बंधा हुआ है तो ये, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड +2 है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है साथ में, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स दैट इज लार्जर देन सोडियम। जितना ज्यादा
मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, कोहेसिव एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। कोहेसिव एनर्जी का मतलब ये है कि एटम्स आर हेल्ड टाइटली विद ईच अदर। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है, एटम्स उतने ही मजबूती से बंधे हुए हैं। कोहेसिव एनर्जी इज हाई बिकॉज ऑफ द मोर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बात करूं तो सोडियम में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे कोहेसिव एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी, और कोहेसिव एनर्जी ज्यादा होगी इसका मतलब इन एटम्स को निकालना मुश्किल है। इसलिए मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा, सो इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन corresponding first group element in the same period। शोर बहुत हो रहा है यार, पता नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी से, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन करते हैं रेडियस बढ़ती जाती है, और रेडियस बढ़ती जाएगी तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स ईजियर, और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं देखूं तो बेरिलियम से नीचे जाऊंगा मैं, तो यहाँ नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी। इसमें एक्सेप्शन आता है 2 जगह, और उसका कारण है रेडियम, बेरिलियम इज लेस देन रेडियम, क्योंकि नीचे जाने पे जब यहाँ पे F भर देंगे हम पूरा, तो F की वजह से क्या होगा कि शील्डिंग ज़्यादा हो जाएगी, शील्डिंग पुअर होगी, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ने से इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। तो एक्सेप्शन का पॉइंट है बेरिलियम लेस देन रेडियम। ठीक, अगर हम जनरल कंपेरिजन करें तो I इज मोर फॉर सेकेंड ग्रुप, मोर फॉर सेकेंड ग्रुप एलिमेंट देन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इन द सेम पीरियड। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं Na और Mg को कंपेयर करूं सेम पीरियड में, तो इधर जब मैं जाता हूं तो रेडियस इंक्रीज करती जाती है, और रेडियस इंक्रीज करती जाएगी तो I की वैल्यू, सॉरी रेडियस डिक्रीज करती जाएगी और I की वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो I ऑफ Mg इज मोर देन सोडियम। नेक्स्ट हम कंपेयर कर रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि अगर सपोज कीजिए किसी आयन को हम वाटर में डालें, मान लीजिए A+2 को मैं वाटर में डालता हूँ, तो बिकॉज ऑफ द चार्ज इट विल अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड इट गेट्स सॉल्वेटेड, यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर देंगे, और सराउंड करने की वजह से ये एक मॉलिक्यूल कहलाएगा हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल, या मैं इसको बोल सकता हूँ हाइड्रेटेड आयन। ठीक, तो ऐसा होगा कि अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के आयंस को, आयंस किस फॉर्म में है, M+2 फॉर्म में, अगर मैं इन आयंस को वाटर में डालूंगा तो दे विल अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ द चार्ज एंड गेट्स हाइड्रेटेड। अब अगर हम हाइड्रेशन कर रहे हैं तो इन दिस प्रोसेस सम एनर्जी इज रिलीज्ड, क्योंकि टेम्परेरी बॉन्ड बन रहा है। जो एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन प्रोसेस। अब हाइड्रेशन ज्यादा कब होगा, जब साइज कम होगी, क्योंकि आयन का साइज जितना कम होगा वो उतना ही वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अगर साइज डिक्रीज होगी इसका मतलब हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, हाइड्रेशन इंक्रीजेस व्हेन साइज डिक्रीजेस, और जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतने ही वाटर मॉलिक्यूल इसके आसपास आएंगे, उतने ही ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, तो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो अगर मैं कंपेयर करूं हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg+2 एंड Na+, तो साइज वाइज इट इज स्मॉलर। स्मॉलर के मतलब से, स्मॉलर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा तो इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो दे कंटेन मोर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देन फर्स्ट ग्रुप। इसका मतलब यह है कि MgCl2 सॉल्ट को हम पानी में डालें तो ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ रख सकता है, बिकॉज ऑफ इट इज स्मॉलर इन साइज, इजीली कॉम्प्लेक्स बना सकता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो हम ये बोलेंगे कि मोर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर अटैच्ड। तो जैसा कि हमने बोल दिया है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे आयन का साइज यहाँ पे बड़ा होता जाएगा, और जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। तो डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस।
तो ये ऑर्डर हमने लिख लिया है कि बेरिलियम सबसे ज़्यादा, बेरियम सबसे कम। अब मैं जो यहाँ रेडियस की बात कर रहा हूँ, ये इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि ये आयन जितना ज़्यादा छोटा होगा उतने ही वाटर मॉलिक्यूल को खींच के रखेगा और उतनी ही एनर्जी रिलीज कर देगा। तो साइज कम, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, तो साइज ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी कम। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ द सॉल्ट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब सॉल्युबिलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है कि ऑर्डर निकालना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है, लेकिन हम कुछ ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मैं इस टॉपिक में ये चीज़ बोल रहा हूँ कि सॉल्युबिलिटी के जितने भी ऑर्डर हैं वो आपको याद करने होते हैं, ठीक है ना। एच ब्लॉक के जितने ऑर्डर आते हैं, क्लोराइड्स के, फ्लोराइड्स के, ऑक्सीसॉल्ट्स के, सल्फेट्स, कार्बोनेट, नाइट्रेट, वो आपको याद करने हैं। और उनको समझाने के लिए मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि बहुत सारे ऑर्डर में एक चीज़ लगती है, रेडियस डिफरेंस। तो रेडियस डिफरेंस की मैं बात करूँ तो जितना ज़्यादा रेडियस डिफरेंस होगा, ये रूल सभी में नहीं लगता है, उतना ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं इसके बेसिस पे ऑर्डर निकाल रहा हूँ, ऑर्डर में याद कर रहा हूँ और उसको फिर मैं यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसका रीजन हम ये देते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो केटाइन का साइज बढ़ता जा रहा है। केटाइन का साइज अगर बढ़ता जाएगा तो हाइड्रेशन कम होता जाएगा, लेटिस एनर्जी भी कम होती है। लेटिस एनर्जी डिपेंड करती है आयन के साइज पे। अब अगर आयन का साइज कम होता जाएगा तो पास आते जाएंगे और लेटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। तो हम ये कहते हैं कि नीचे जाने पे हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी तो कम हो ही रही है, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस, लेटिस एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस, बट दिस डिक्रीज इज मोर रैपिड, ठीक। और हाइड्रेशन एनर्जी ऐसा फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है। जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो हम ये बोलते हैं कि एज वी go down the group, solubility decreases because decrease in hydration energy is more rapid than decrease in lattice energy. पर यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ, it is just an explanation. solubility order हम निकाल नहीं सकते, ये हमें याद करने पड़ते हैं, पर मैं इनका एक रीज़न बता रहा हूँ कि नीचे जाने पे solubility क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। साइन वाइज इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब रिलीज्ड एनर्जी, लेकिन रिलीज एनर्जी ज़्यादा रैपिडली डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, इसलिए सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम होती जाती है। और मैंने एक तरीका उसका ये निकाला था कि रेडियस डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हो बेरिलियम और सल्फेट का रेडियस डिफरेंस ज़्यादा होगा। अगर मैं इधर आ जाता हूँ बेरियम पे, तो बेरियम बड़ा आयन है, सल्फेट भी बड़ा आयन है, तो रेडियस डिफरेंस कम होता जाएगा। जितना रेडियस डिफरेंस कम होता जाएगा उतना ही सॉल्युबिलिटी कम होती है। आगे हम बात कर रहे हैं फ्लेम कलर की। अगर फ्लेम में इन मेटल्स को रख के गर्म किया जाए तो बेरियम एंड मैग्नीशियम डजंट शो एनी कलर, डोंट शो एनी कलर। कैल्शियम शोज ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम शोज क्रिम्सन एंड बेरियम शोज एप्पल ग्रीन। इनमें हम ये देख रहे हैं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर क्यों नहीं शो करते। तो फ्लेम में कलर का रीजन ये होता है कि जब अपन किसी मेटल को फ्लेम पे गर्म करते हैं तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं नीचे लोअर लेवल पर न्यूक्लियस से, एनर्जी लेकर वो ऊपर चले जाते हैं और उसके बाद जब वो नीचे वापस आते हैं तो फोटोन को एमिट करते हैं। तो प्रोसेस ये है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज स्मॉल है, तो इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंड टू न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली bound to nucleus. So they are not excited easily. Not excited easily. अब हम ये बोलेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट ही नहीं होगा, ऊपर ही नहीं जाएगा एनर्जी लेकर,
तो फिर वापस आकर फोटोन कैसे रिलीज करने वाला है? तो प्रोसेस क्या होता है कि हीट करने पर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाते हैं और ऊपर से जब नीचे लौटते हैं तो ये फोटोन को एमिट करके कलर रेंज में शो करते हैं विजिबल रीजन में। अगर आ रहा है फोटोन तो कलरफुल दिखाई देगा। तो ये तीनों कलरफुल हैं और इनका कोई कलर नहीं, क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा पास होगा न्यूक्लियस के। इट इज स्ट्रांगली बाउंड टू न्यूक्लियस, सो दे कैन नॉट एक्साइटेड इजीली, और इजीली एक्साइट नहीं है तो कलर होने के चांसेस खत्म हो गए बेरिलियम और मैग्नीशियम। प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। अमोनिया को यहाँ हम ले रहे हैं एज ए सॉल्वेंट। तो होता क्या है कि जैसे ही हम इसको लिक्विड में डिसोल्व करते हैं मेटल को, तो मेटल कन्वर्ट्स इनटू M+2 आयन, डाईवेलेंट आयन। ठीक है, क्योंकि जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है उनकी टेंडेंसी M+2 आयन की है बनाने की। डाईवेलेंट आयन और साथ में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब जैसे ये दोनों चीजें सॉल्वेंट में पड़ी हुई है अमोनिया में, तो अपने चार्ज की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। यानी ऐसा होगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस आयन की तरफ चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होने लग जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्ट दीज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स इट। और उस केस में मेटल के आसपास अमोनिया के X मॉलिक्यूल आ गए हैं चार्ज +2 कॉम्प्लेक्स में। इलेक्ट्रॉन के आसपास अमोनिया के Y मॉलिक्यूल आ गए हैं चार्ज -1। दिस इज कॉल्ड एज सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। और ये जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है, इसी की वजह से ये कंपाउंड कलरफुल हो जाता है। तो वाई इट इज कलरफुल? बिकॉज ऑफ द सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है सॉल्यूशन की। इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। अब हम बात कर रहे हैं कि कलर कैसा होगा इसका। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर है तो वहां पे ब्राइट या ब्लू कलर के होते हैं, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो इनका कलर होता है ब्रोंज। अगर हम इस सॉल्यूशन को रख दें तो बहुत स्लोली ये डीकम्पोज होने लग जाते हैं। डीकम्पोज होके जो मेटल आयन है अमोनिया के साथ सॉल्वेटेड, वो अमोनिया में से हाइड्रोजन निकालने लग जाता है जो कि बाहर निकल जाएगी, और खुद ये बदलने लग जाता है एमाइड्स में। एमाइड्स यानी MnH2 होल ट्वाइस। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एमाइड्स। मेल्टिंग, तो मेल्टिंग पॉइंट का रिलेशन मोस्टली होता है, एक तो हम कहें कि अगर हम जैसे साइज छोटा होते जाएं तो कोहेसिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। कोहेसिव एनर्जी ज़्यादा होगी, या फिर हमें कहें कि मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो जितना ज़्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी वो स्ट्रॉन्ग डिपेंड करता है साइज पे। आयन जितना ज़्यादा छोटा होगा उसके और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, बेरिलियम वर्सेस इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि बेरिलियम बिकॉज ऑफ द स्मॉल विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बाय मोर फोर्स, सो मेटेलिक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग। जितनी ज़्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होगी कोहेसिव एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो एटम्स आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली इन बेरिलियम, दैट्स व्हाई इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हायर। पर इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर होता है लेटिस एनर्जी, लेटिस में अरेंजमेंट। तो जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही ज़्यादा घिरा हुआ रहेगा और उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इन सब फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए जनरल ट्रेंड ये है कि नीचे जाते जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। बेरिलियम हाईएस्ट, बेरिलियम, और उनमें एक एक्सेप्शन है मैग्नीशियम, जो कि यहाँ होना चाहिए था सेकेंड नंबर पे, यहाँ आ गया। और उसका रीजन होगा क्रिस्टल में पैकिंग। क्रिस्टल में पैकिंग जितनी ज़्यादा वीक होगी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा। हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग नेचर की। रिड्यूसिंग नेचर हम तब बात करते हैं जब एलिमेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है। यानी इनकी डेफिनेशन ये है कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद का ऑक्सीडेशन शो करते हैं लेकिन दूसरे का रिडक्शन शो करते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर मैं किसी भी मेटल की बात करूं तो मेटल ने मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, पर ये इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट को देगा और जिसको देगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि ये इजीली ऑक्सीडेशन शो करते हैं।
अगर मैं इनमें देखूं तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेरिलियम, और उसका कारण होता है कि इसका एसआरपी का वैल्यू सबसे लीस्ट होता है, और उल्टा बोलूं मैं कि एसओपी इसका मैक्सिमम होगा। जिसका एसओपी मैक्सिमम होगा उसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा उसी का रिड्यूस करने की पावर मैक्सिमम होगी। तो ये प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हैं जो कि 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो रिड्यूसिंग नेचर को हम सीधा रिलेट करते हैं एसआरपी वैल्यू से। एसआरपी कम, इसका मतलब ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये इन जनरल सारे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं क्योंकि इनका इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है। पर इनकी रिड्यूसिंग पावर जो है वो किससे कम होती है? एल्कली मेटल से। यानी अगर मैं देखूं तो लिथियम जो है वो बेरिलियम से भी ऊपर होता है रिड्यूसिंग पावर के मामले में। तो रिड्यूसिंग पावर का एक सीधा मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये दे सकता हूँ कि लिथियम का आई सबसे कम है, आई लेस। अगर आई कम होगा तो इजीली, और बहुत सारे फैक्टर हैं, मैं अकेला इसको आई से रिलेट ना करूं, मैं इसको सीधा रिलेट करता हूं एसआरपी से। तो एसआरपी लिथियम का कम है, लीस्ट है। तो प्रैक्टिकल डेटा के बेसिस पे अरेंज करते हैं तो लिथियम के लिए एसआरपी लीस्ट होगा, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इन सब के लिए जो रिड्यूसिंग नेचर देखी जाती है वो एसआरपी वैल्यूज के बेसिस पे देखी जाती है। एसआरपी जितना कम होगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और एसआरपी वैल्यू हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में प्रैक्टिकल डेटा देखते हैं। एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। एनामोलस का मतलब ये है कि बेरिलियम की प्रॉपर्टी बाकी जो एलिमेंट्स है इसी ग्रुप में, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो इनकी प्रॉपर्टी जो है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। डिफरेंट बिहेवियर शो करने का जो रीजन है, मेन रीजन वो है कि साइज इसका स्मॉल है, और स्मॉल साइज की वजह से ये कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करने लग जाता है। इसको मैं किससे एक्सप्लेन करते हैं? फजान रूल से। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि जितना ज़्यादा छोटा आयन होगा उतना ही पोलराइजेशन करेगा, और जितना पोलराइजेशन करेगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। तो बहुत छोटे साइज की वजह से कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। जबकि अगर मैं इसके नीचे वाले मेंबर का देखूं तो MgCl2 इज आयनिक। आयनिक इसलिए क्योंकि ये आयंस में टूटता है, और ये कोवेलेंट इसलिए क्योंकि आयंस नहीं देता। हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कोवेलेंट स्ट्रक्चर इस तरीके से, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड हो गया। जबकि MgCl2 आयनिक है क्योंकि MgCl2 टूट के क्या देता है हमें? Mg+2 और Cl-। आगे हम देख रहे हैं दूसरा, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। बेरिलियम के लिए मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, जबकि अदर्स के लिए होता है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होता है कितने लिगेंड उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो बेरिलियम के आसपास में देखूं तो 4 वाटर मॉलिक्यूल इसके आसपास जुड़ सकते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जबकि मैग्नीशियम के साथ 6 जुड़ सकते हैं, तो 6 जुड़ने की वजह से अदर्स कैन शो 6 कोऑर्डिनेशन। चलिए, तो एनामोलस बिहेवियर में देख रहे थे हम कि मैनी बेरिलियम सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फॉलो करता है, और किस फॉर्म में डिसॉल्व होता है? BeH2O होल 4+2 की फॉर्म में। एनामोलस बिहेवियर में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर ऑक्साइड्स के बारे में बात की जाए तो अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप फॉर्म्स बेसिक हाइड्रोक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, बेसिक बोल सकते हैं या इसे हम बोल सकते हैं अल्कलाइड। जबकि BeO जो होता है ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। तो ये डिफरेंस है कि बेरिलियम इज एम्फोटेरिक, BeO इज एम्फोटेरिक, वाइल अदर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। डेंसिटी अगर हम देखें तो डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, ये जनरल ट्रेंड है, ठीक है। उसका कारण ये है कि अगर अपन बेरिलियम से इधर जा रहे हैं बेरियम की तरफ, ठीक है, तो उस केस में मास बढ़ता जाता है, एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ 2 एक्सेप्शन होते हैं कि मैग्नीशियम और कैल्शियम को बीच में आना चाहिए था,
लेकिन ये इस साइड आ रहा है, ठीक है। तो ये डेंसिटी का एक्सेप्शन है मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। वैसे तो बेरियम हाईएस्ट और कम होना चाहिए था बेरिलियम को, लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम कम होते हैं। अब रियल चीज पे हम आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। इन जनरल बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है। अब वेरी रिएक्टिव में अगर मैं देखूं तो जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज बढ़ता जाएगा, आई ई की वैल्यू कम होती जाएगी, और मेटल्स में जैसे जैसे आई कम होता है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में जब हम नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। वो चीज हमें कहां से दिखाई देगी कि बेरिलियम की रिएक्टिविटी सबसे कम है, यानी मैं वाटर हॉट या कोल्ड से रिएक्शन कराऊं तो इट डजंट गिव एनी रिएक्शन, लेकिन स्टीम के साथ हम रिएक्शन करा दे बेरिलियम की तो इट कैन फॉर्म Bu। अगर मैं Mg की रिएक्शन कराऊं वाटर से हॉट कंडीशन में तो ये MgOH2 बना देगा, लेकिन जो नीचे के हाइड्रोक्साइड है वो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर लेंगे Ca+H2O और इजीली ये क्या दे देते हैं CaOH होल ट्वाइस, यानी नीचे जाने पे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर इंक्रीज करती जाती है। बेरिलियम हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, जबकि मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड दे देता है, और उससे नीचे वाला जो कैल्शियम है वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देता है। तो कंक्लूजन पे ये पहुंचे हैं कि दे कैन रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, बट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो बेरिलियम रिएक्ट नहीं करेगा हॉट वाटर से भी, मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाएगा, कैल्शियम कोल्ड से भी रिएक्ट कर जाएगा, और सभी की खासियत क्या है कि ये हाइड्रोक्साइड देने वाले हैं, ठीक है। तो स्टीम के साथ लेकिन बेरिलियम क्या देता है Bu। कि हाइड्रोक्साइड में मेटल की रिएक्टिविटी बेरिलियम और मैग्नीशियम की सबसे कम है, ठीक है ना। बेरिलियम हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेगा, मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना देता है, लेकिन ये तीनों की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये इवन दे कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, और कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके बना देते हैं हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज कर देते हैं हाइड्रोजन गैस। द रीजन बिहाइंड लो रिएक्टिविटी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम इज दैट कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैज इनर्ट ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस फिल्म दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। इसी चीज को इधर ऐसे लिखा है मैंने कि मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, अब वाटर डिसोशिएट इनटू H+ एंड OH-, और मेटल ये कौन से फॉर्म में आता है आयन M+2 फॉर्म में, तो इजीली M+2 विल रिएक्ट विद कंबाइन विद OH-, और क्या बनाने लग जाते हैं ये MOH होल ट्वाइस और हाइड्रोजन इज रिलीज्ड, वेयर BOH2 इज एम्फोटेरिक व्हाइल अदर्स आर बेसिक। तो ये एनोमोलस बिहेवियर हो गया बेरिलियम का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं लाइम वाटर, और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं बेराइटा वाटर। अगर हम लाइम वाटर लेकर उसमें CO2 पास कर दें तो ये बेसिक है और ये एसिडिक है, तो इन दोनों की रिएक्शन जब होगी बेसिक और एसिडिक की तो दे विल फॉर्म ए सॉल्ट। सॉल्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सेपरेट्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट PPT। इफ वी पास CO2 इन एक्सिस अमाउंट तो CO2 इसके साथ कंबाइन करके एक सोल्यूबल बाइकार्बोनेट बना देती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, विच इज सोल्यूबल इन वाटर। अगर हम इस सॉल्यूशन को गर्म करने लग जाएं, बाइकार्बोनेट को सॉल्यूशन को, तो बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अगेन रीअपियर्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट PPT। तो ये एक तरह से टेस्टिंग है CO2 गैस का। CO2 को लाइम वाटर में पास करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट PPT बनेगा विच इज सोल्यूबल इन एक्सिस ऑफ CO2 गैस। Cl से करा रहे हैं तो ये मेटल मोस्टली किस फॉर्म में है M+2 फॉर्म में, तो M+2 फॉर्म में ये Cl- से कंबाइन होगा और क्या बना देगा MCl2 और हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। इसमें हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि बेरिलियम मेटल इज इनएक्टिव मेटल बिकॉज ऑफ ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्शन। तो बेरिलियम इज पैसिव सो इट इज नॉट रेडिली अटैक्ड बाई इवन बाई कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। सभी मेटल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन एक्सेप्शन हो गया बेरिलियम, बिकॉज ऑफ ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर इट इज नॉट अटैक्ड बाई कॉन्सेंट्रेटेड HNO3।
बेरिलियम मेटल इज एम्फोटेरिक इन नेचर, दैट मीन्स इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। तो अगर मैं बेस की रिएक्शन करा रहा हूँ बेरिलियम से, तो ये यहाँ से इसे रिएक्शन कर जाएगा और सोडियम बेरिलेट बना देता है। नाम इसका है सोडियम बेरिलेट, सोडियम बेरिलेट, ठीक। लेकिन अगर बाकी मेटल जो है इस ग्रुप के, उसकी NaOH से रिएक्शन कराऊं तो देयर इज नो रिएक्शन विद NaOH। केवल बेरिलियम ही ऐसा है जो रिएक्शन कर पा रहा है, क्योंकि बेरिलियम क्या है, एम्फोटेरिक के नेचर। अगर हम ऑक्साइड और पेरोक्साइड्स देखें तो ये मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहे हैं MO फॉर्म में। मेटल यहाँ +2 स्टेट में है, ऑक्सीजन यहाँ -2 स्टेट। जैसे एग्जांपल BeO, MgO एक्सेट्रा। BeO की रिएक्शन बेरिलियम को अगर ऑक्सीजन में जला रहे हैं तो लेस देन 600 डिग्री पर कोई रिएक्शन नहीं होती, बिकॉज इट इज इनएक्टिव, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे then beryllium may be combined with oxygen to form BeO। अगर हम Mg की रिएक्शन एयर से कराएं, एयर कंटेन्स बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, ठीक। तो मैग्नीशियम कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड MgO एंड मैग्नीशियम कैन कंबाइन विद नाइट्रोजन फॉर्म Mg3N2। इसको हम बोलते हैं नाइट्राइड्स। तो ये तो नाइट्राइड्स हो गए और ये ऑक्साइड्स हो गए। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना देते हैं मैग्नीशियम, और नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बना देते हैं। MgO की हम बात कर रहे हैं तो MgO इज यूज्ड इन फर्नेस एज ए रिफ्रैक्टरी मटेरियल। कहने का क्या मतलब है कि जो फर्नेस होती है उसके आसपास जो मटेरियल की कोटिंग की जाती है वो कोटिंग हम कर देते हैं MgO की। उसका कारण यह है कि एक तो MgO बहुत ही लेस रिएक्टिव है, और दूसरा कारण है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो फर्नेस की हीट विदस्टैंड करने की कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो हर फर्नेस में यहाँ पे रिफ्रैक्टिव मटेरियल यूज किया जाता है फर्नेस को पिघलने से बचाने के लिए, और वो रिफ्रैक्टिव मटेरियल होता है MgO बिकॉज इट इज वेरी लेस रिएक्टिव एंड मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। BeO कंपाउंड के बारे में बात की जाए तो BeO इज कोवेलेंट कंपाउंड, और सॉलिड में इसका अरेंजमेंट होता है 4:4 टाइप का, जिसको हम सॉलिड स्टेट में देखते हैं ZnS लाइक, ठीक है। तो ये क्रिस्टल में अरेंजमेंट है BeO का एंड इट इज कोवेलेंट सॉलिड। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4। MgO का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है एंड इट इज लाइक रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। अगर हम BeO और MgO की रिएक्शन वाटर से कराना चाहें तो देयर इज नो रिएक्शन, ठीक। लेकिन अगर अपन CO, SRO और BO की रिएक्शन कराएं, दे आर मोर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ साइज। तो ये वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं इजीली और हाइड्रोक्साइड बना देते हैं MOH2 टाइप का। फॉर द एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करवाई तो इसने बनाया COH होल ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड एज स्लैक लाइन। MgOH2 जो है अगर बनता है तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट मीन्स इट फॉर्म्स PPT MgOH2। BeO के बारे में अपन बोल चुके हैं कि इट इज कोवेलेंट इन नेचर। अगर हम हाइड्रोक्साइड में ग्रुप में नीचे जाते जाएं तो नीचे जाते जाएंगे तो इन दोनों का बीच में जो बॉन्ड होगा SR इज बिगर इन साइज, ठीक है। तो इनका बॉन्ड वीकर होता जाएगा और ये आसानी से टूटने लग जाएंगे। तो आसानी से टूटेंगे तो आसानी से OH माइनस देंगे, और OH माइनस देने वाला क्या होता है, बेसिक। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि नीचे जाने पे बेसिक नेचर बढ़ती जाएगी। सिमिलरली बेसिक नेचर बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी इस केस में, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका साइज बड़ा और OH का साइज छोटा। तो जितना ज़्यादा रेडियस डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, ऐसे याद कर सकते हैं सर सॉल्युबिलिटी के केस में, जबकि B छोटा और OH भी छोटा, ठीक है। BeOH2 इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट कैन रिएक्ट विद NaOH। मैं यहाँ NaOH लिख दूँ या OH लिख दूँ एक ही बात है। इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट कैन रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म बेरिलेट आयन। बेरिलेट आयन का फार्मूला होता है BOH होल 4-2, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था Na2BeO2 के नाम से। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन क्लोरीन गैस से करवाते हैं तो डिसप्रोपोर्शनेशन होने लग जाता है इसका। डिसप्रोपोर्शन कैसे कि Cl2 प्लस OH माइनस कन्वर्ट इनटू Cl माइनस प्लस OCl माइनस।
और Cl माइनस OCl माइनस के साथ में कैल्शियम जोड़ दूं तो ये बन जाता है CaOCl2। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर। कपड़ों को ब्लीच करने में काम आएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक। BaO की रिएक्शन 500 डिग्री पर अगर ऑक्सीजन से कराई जाए तो BaO2 बनाने लग जाता है पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड की रिएक्शन एसिड डाल दें अपन इसमें तो पेरोक्साइड एक्चुअली किस फॉर्म में है, इसमें दो तरह के आयन पड़े हुए हैं, Ba+2 और O2-2। अब जैसे ही आप इस पे एसिड डालोगे H+, तो H+ विल कंबाइन विद दिस एंड इट फॉर्म्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये मेथड हो गया हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का थ्रू BaO। यानी शॉर्ट में ये है कि BaO is reacting with oxygen gas at 500 degree centigrade to form barium peroxide. Barium peroxide with acid gives H2O2 hydrogen peroxide. यही रोकना है ना। कार्बोनेट्स का फॉर्मूला होता है इसका MCO3। कार्बोनेट बनाने का क्या तरीका है कि अगर हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन CO2 से करा दें तो इट फॉर्म्स MgCO3, या फिर हम मेटल हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 से करा दें तो इट फॉर्म्स MCO3। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है CaO रिएक्टिंग विद CO2 टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 रिएक्टिंग टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। ये बेसिक है नेचर में, ये एसिडिक है। तो बेसिक और एसिड मिलकर रिएक्शन में क्या बना रहे हैं, सॉल्ट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज सॉल्ट। और अगर मैं बात करूं थर्मल स्टेबिलिटी की तो सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब इसका डीकम्पोजिशन टेम्परेचर हाई होगा। मैं चाहूँ तो इसे ये भी लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ डीकम्पोजिशन टेम्परेचर। ठीक, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा टेम्परेचर पे टूटेगा, बेरियम कार्बोनेट कम टेम्परेचर पे टूटेगा। और इसका एक्सप्लेनेशन हम कहाँ से लेते हैं, फजान रूल से। कैसे कि बेरिलियम जो है छोटा है साइज में छोटा होने की वजह से इट डज मोर पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन अगर ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा, या थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं फजान रूल के बेसिस पे थर्मल स्टेबिलिटी।